The non-Brahmin movement. In the early 20th century, the non-Brahmin movement started. तो ये जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट है ये 20th सेंचुरी की शुरुआत में ही स्टार्ट हो गई थी. The initiative came from those non-Brahmin caste that had acquired access to education, wealth and influence. अभी जो मूवमेंट है वो किसने स्टार्ट की थी? तो बेसिकली देखो हमें इस सेक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि जो मूवमेंट है वो ब्राह्मण्स के एक तरीके से खिलाफ थी और मोर ब्रॉडली हम कहें तो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थी. तो ये जो मूवमेंट है वो किसने स्टार्ट की थी? ये उन नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों ने स्टार्ट की थी जो कि एजुकेटेड थे, मतलब कि जिन्होंने शिक्षा जो है वो ग्रहण कर ली थी, पढ़े लिखे थे, जिनके पास पैसा था और जिनका कोई इन्फ्लुएंस था, कोई दबदबा था लोगों के ऊपर. तो ऐसे लोग जो कि ब्राह्मण समाज से नहीं थे, ब्राह्मण कास्ट के नहीं थे, ऐसे लोगों ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया ताकि वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट लड़ सकें. They argued that Brahmins were heirs of Aryan invaders from the north who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. तो ये लोग जो है नॉन ब्राह्मण लोग, जिन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यन इन्वेडर्स के एयर्स हैं. मतलब कि वो जो आर्यन जो हमारे देश में आके घुसकर बैठ गए थे, हमारे ही लोगों पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने, उन आर्यंस के जो वंशज हैं वो ब्राह्मण्स हैं. ठीक है, एक तरीके से वो ब्राह्मण्स को क्या कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण्स जो है वो इस ही जमीन के नहीं है, वो बाहरी देश से आए हैं, वो आर्यंस के जो है वंशज हैं और आर्यंस जो है वो इंडिया के मतलब इस सब कॉन्टिनेंट के नहीं थे, वो बाहर से आए थे. ठीक है, एक तरीके से वो उन्हें फॉरेनर्स कह रहे हैं. और जो आर्यन इन्वेडर्स थे, ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो साउदर्न लैंड है उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वहां के जो ओरिजिनली इनहैबिटेंट थे, वहां पे ओरिजिनली जो लोग रह रहे थे द्रविडियन रेस के, मतलब जो द्रविडियन रेस के लोग हैं वो वहां पे ओरिजिनली रह रहे थे और उनके ऊपर आके क्या किया, आर्यन लोगों ने कब्जा कर लिया उनकी जगहों पर और उनके ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. दे ऑल्सो चैलेंज्ड ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर. अब जो ब्राह्मण्स हैं वो अपने आप को सबसे सुपीरियर बताते हैं, वो बोलते हैं कि हम सबसे पावरफुल हैं. तो इसी चीज के ऊपर जो है इन लोगों ने सवाल उठाया, जो मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिन लोगों ने, उन लोगों ने सवाल उठाया कि भाई ऐसे कैसे तुम अपने आप को जो है सबसे पावरफुल, सबसे सुपीरियर जो है वो कह रहे हो. ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियर एज ही वाज कॉल्ड केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. तो ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं, जिन्हें की पेरियर भी कहा जाता था, ये जो है ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे. इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एन एसेटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली. अब जो पेरियर थे वो अपने बचपन वाले टाइम में वो एसेटिक थे, मतलब कि वो एक तरीके से सन्यासी थे, साधु थे और उन्होंने संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स थी उन्हें काफी ध्यान से पढ़ा था. Later, he became a member of the Congress only to leave it in disgust when he found that at a feast organized by nationalists, sitting arrangements followed caste distinctions, that is, the lower caste were made to sit at a distance from the upper caste. अब हुआ क्या, बाद में जो पेरियर हैं उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था, बट बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भी दिया. क्यों छोड़ दिया? क्योंकि क्या हुआ था कि कांग्रेस ने ना एक तरीके से दावत फीस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज की थी. तो नेशनलिस्ट मतलब कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो एक तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, एक दावत जो है वो रखी थी. अब उस दावत में क्या हुआ कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो कास्ट के बेसिस पे था, कि कास्ट के बेसिस पर उसमें सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उन्हें दूर बैठाया गया था अपर कास्ट लोगों से. तो मान लो कि जो मेन सारे अपर कास्ट वाले जो लोग हैं वो यहाँ पे उनकी चेयर्स लगी हैं और लोअर कास्ट वालों की यहाँ पे चेयर्स लगी. तो इस तरीके से कास्ट डिस्टिंक्शन जो है वो उस टाइम में देखने मिला था और इस चीज से जो है पेरियर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया. Convinced that untouchables had to fight for their dignity, पेरियर फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. अब ये सब देख के पेरियर को ये समझ आ गया था कि जो अनटचेबल्स हैं, जो कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट वाले लोग हैं, जिन्हें लोग अनटचेबल समझते हैं, ऐसे लोगों को अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी मर्यादा के लिए खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए पेरियर ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट. He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins. वो कहते हैं कि इस जमीन के असली हकदार, इस जमीन पे असली जो निवासी थे वो तमिल एंड द्रविडियन कल्चर वाले लोग हैं. जो द्रविडियन रेस है उस रेस के लोग जो हैं वो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे, जो कि जिनके ऊपर क्या किया, जो बाहर से आर्यंस लोग आए थे
उन लोगों ने इनके ऊपर जो है कब्जा कर लिया, सब्जुगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो तो आर्यंस की वंशज बोल रहे हैं ये लोग ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि यहाँ के जो ओरिजिनली इनहैबिटेड लोग थे, तमिल लोग थे, द्रविडियन कल्चर के लोग थे, उनके ऊपर यहाँ पे एक तरीके से वो कंट्रोल करने लग गए और उनके जो एरियाज हैं उन पे कब्जा कर लिया और अपनी जो सुपीरियरिटी है उसे एस्टैब्लिश वो करने लग गए कि भाई हम सबसे पावरफुल है, हम सबसे ऊंचे हैं। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God given. तो जो पेरियर थे उन्हें ऐसा लगता था कि जितने भी ये रिलीजियस ऑथोरिटीज हैं, जितने भी धर्मों के लोग हैं, वो एक तरीके से इन सोशल डिविजन्स को जो हमारे समाज में ये डिवीजन हो रखा है, ये लोगों के बीच में जो डिवीजन कर रखा है, जो अंतर कर रखा है कास्ट के बेसिस पर, इसे सभी धर्मों के लोग जो हैं वो गॉड गिवन मानते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये तो भगवान ने हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। बट ये चीज जो है वो सही नहीं है। भगवान ने थोड़ी कोई ऐसे डिफरेंस बनाया है कि भाई तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो पेरियर को लगती थी कि सभी रिलीजियस के जो ऑथोरिटीज हैं वो इस इनइक्वालिटी को, इस डिवीजन को एज गॉड गिवन मानते हैं, भगवान का दिया हुआ मानते हैं। और इसीलिए अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्व्स देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। तो वो ऐसा मानते हैं कि क्योंकि सभी लोग जो है ये मान रहे हैं कि इनइक्वालिटी और सोशल डिवीजन जो है वो तो गॉड गिवन है, सभी रिलीजियस पीपल ये मान रहे हैं, तो अनटचेबल को क्या करना होगा, जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें अपने आप को इस सोशल इनइक्वालिटी से मुक्त करने के लिए, सोशल इक्वालिटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी जो रिलीजन्स हैं, धर्म हैं, इनसे अपने एक तरीके से नाते तोड़ने पड़ेंगे। अपने आप को इन रिलीजियस सेंटिमेंट से मुक्त करना पड़ेगा, अपने आप को धर्मों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी जाके जो अनटचेबल्स हैं या फिर लो कास्ट वाले लोग हैं उन्हें इक्वालिटी जो है वो मिल पाएगी। Perrier was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. अब पेरियर जो है वो खुल के अपने विचारों को रखते थे, जो भी उन्हें लगता था वो लोगों के सामने प्रॉपरली रखते थे। तो पेरियर जो है वो हिंदू स्क्रिप्चर्स के बड़े ही क्रिटिक थे, मतलब कि क्रिटिसिज्म वो करते थे हिंदू स्क्रिप्चर्स का, और स्पेशली जो कोड्स ऑफ मनु हैं। कोड्स मतलब एक तरीके से होता है रूल्स रेगुलेशंस। तो मनु जो है वो एक एंशिएंट लॉ गिवर थे। लॉ गिवर मतलब एक तरीके से जो कानून दे रहे हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से जो लॉ दे रहे हैं, ठीक है। तो मनु एक एंशिएंट लॉ गिवर थे और उन्होंने कुछ कोड्स, एक तरीके से रूल्स जो हैं वो बनाए थे। उन रूल्स के, उन कोड्स के खिलाफ थे पेरियर्स, उनका क्रिटिसिज्म करते थे। साथ ही साथ भगवत गीता और रामायण में भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि पेरियर को पसंद नहीं आई थी, तो उनका वो क्रिटिसिज्म करते थे। He said that these texts had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. तो पेरियर कहते हैं कि ये जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, कोड्स ऑफ मनु हो गए, भगवत गीता हो गई, रामायणा हो गई, इन स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल करके ब्राह्मण्स ने अपनी डोमिनेशन जो है वो स्टैब्लिश की है, अपना जो वर्चस्व, एक तरीके से अपना जो सुपीरियरिटी है वो स्टैब्लिश की है लोअर कास्ट वाले लोगों पे। और साथ ही साथ इन्हीं जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है मेन की डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने में विमेन के ऊपर, कि जो आदमी हैं उन्हें सुपीरियर दिखाने में भी कुछ ना कुछ सहारा जो है वो इन स्क्रिप्चर्स का लिया गया है लोगों के द्वारा। These assertions did not go unchallenged. अब जिस तरीके से मूवमेंट्स वगैरह चल रही थी, जिस तरीके से जो पेरियर हैं वो अपने विचारों को लोगों के सामने रख रहे थे, तो डेफिनेटली सभी लोग इनसे खुश नहीं थे। इन मूवमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत तो आई ही थी। The forceful speeches, writings and movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. अब बड़े ही बढ़ चढ़कर जो लोअर कास्ट लीडर्स हैं वो इस मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे, बड़े ही फोर्सफुल स्पीचेस दे रहे थे, मतलब बढ़ चढ़ के जो भाषण वगैरह हैं वो दे रहे थे, राइटिंग्स लिख रहे थे, मतलब कि जैसे मैगजीन्स वगैरह में लिख दिया, न्यूज़पेपर्स वगैरह में लिख दिया, बुक्स लिख दी। तो इस तरीके से राइटिंग्स के थ्रू अपने वो विचार हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो मूवमेंट्स वगैरह हैं इनके थ्रू क्या हुआ कि लोगों को वापस से सोचने के लिए मजबूर किया गया इन मूवमेंट्स के थ्रू, कि लोग जो है इस सिस्टम के ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो गए कि हाँ, ये जो कास्ट सिस्टम है वो क्यों है, आखिर इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किस तरीके से लोगों को जो है प्रॉब्लम दे रहा है। तो इस चीज पे लोगों ने विचार किया। और सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स, तो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे, जो ऊंची जाति के जो राष्ट्रवादी लीडर्स थे, वो भी एक तरीके से अपना ही क्रिटिसिज्म करने लग गए कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatan Dharma Sabhas and the Bharat Dharma Mahamandal in the north and associations like Brahman Sabha in Bengal. अब क्या हुआ था कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी थी उन्होंने भी इन मूवमेंट्स का एक तरीके से विरोध किया, इनके ऊपर रिएक्शन दिया।
अब रिएक्शन कैसे दिया कि उन्होंने भी अपनी जो है धर्म सभा जो है वो स्टार्ट कर दी, अपनी सोसाइटी स्टार्ट कर दी। जैसे कि सनातन धर्म सभा और भारत धर्म महामंडल जो है वो नॉर्थन इंडिया में इस तरीके की जो सोसाइटीज हैं, सभा जो है वो स्टैब्लिश की गई। और ब्राह्मण सभा जो है वो बंगाल में ये एसोसिएशन स्टैब्लिश की गई। अब ये जो सभाएं हैं वो किस लिए स्टैब्लिश करी जा रही थी? एक तरीके से जो मूवमेंट लोअर कास्ट वाले लोग जो हैं कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, उन मूवमेंट्स का अपोज करने के लिए ये जो एसोसिएशन हैं उन्हें स्टैब्लिश किया गया था। The object of these association was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and to show how this was sanctified by scriptures. तो ये जो associations थी ये किस लिए establish करी जा रही थी? ताकि ये जो caste distinctions है उसको बनाए रखें। ठीक है कि ये जो कास्ट सिस्टम है वो इस सोसाइटी में बना रहे, और वो भी कैसे? कॉर्नर स्टोन ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का एक तरीके से जो कॉर्नर स्टोन रहता है, सबसे मजबूत जो पत्थर रहता है जिसके ऊपर सारी जो बिल्डिंग है वो टिकी रहती है, उसको हम कॉर्नर स्टोन कहते हैं। तो हिंदुइज्म का एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कास्ट डिस्टिंक्शन बना रहे, इस चीज पे ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के लोग थे वो कोशिश कर रहे थे। और वो ये भी दिखाना चाहते थे कि ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन है, जो कास्ट सिस्टम है, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, उसी के बेसिस पे हम ये कर रहे हैं और ये ठीक है। वो इस तरीके से इस चीज को जस्टिफाई जो है वो करना चाहते थे। Debates and struggles over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own time. अभी जो डिबेट्स हैं, जो वाद विवाद है, जो लोग सवाल उठाते हैं कास्ट सिस्टम पे, और लोगों का जो स्ट्रगल है कास्ट सिस्टम को खत्म करने का, ये आज भी चला आ रहा है। मतलब कि ब्रिटिशर्स के बाद ये चलता आ रहा था और आज भी चला आ रहा है। हमें ये देखने मिलता है कि आज भी जो कास्ट सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब उसमें घुसा हुआ है, जिसको कि निकालने में, जिसको कि खत्म करने में अभी हमें भी बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि आज से कितने सालों पहले से कास्ट सिस्टम के ऊपर जो है स्ट्रगल चला आ रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है लोगों के द्वारा, बट ये आज भी चला आ रहा है। और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी काफ़ी सारी दिक्कतें कास्ट सिस्टम की वजह से फेस करते हैं। बैरियर ऑन विमेन, तो बैरियर जो है वो औरतों के बारे में क्या कहते हैं? ओनली विद द अराइवल ऑफ वर्ड्स सच एज थारा, मुकुर्तम, आर विमेन हैड बिकम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड। तो पेरियर कहते हैं कि जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं थारा, मुकुर्तम अपनी औरतों के लिए, इस वजह से क्या हुआ है कि हमारी औरतें जो हैं वो आदमियों के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। तो थारा मुकुर्तम का मतलब है एक तरीके से डोनेटिंग मैरिज, कि जैसे हम कन्यादान की बात करते हैं ना कि कन्या को दान किया जा रहा है, इसी तरीके से शादी में क्या किया जा रहा है कि औरत को उसके पति को दान किया जा रहा है, उसे डोनेट कर दिया जा रहा है कि अब से तुम जो हो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, और हम तुम्हें जो है वो तुम्हारे हस्बैंड को गिफ्ट कर रहे हैं, तुम्हारे इन-लॉज को गिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, तुम्हारा दान कर रहे हैं। तो इस तरीके के फ्रेजेस को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि आदमियों की जो डोमिनेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है औरतों के ऊपर। We ended up with such fathers who advised their daughters that they had been gifted away to their husbands and they belong to their husband's place. अब इस तरीके के जो प्रथाएं वगैरह चली आ रही हैं, इस तरीके की जो थिंकिंग है, उसकी वजह से क्या हुआ है, वो कहते हैं कि हम ऐसे पिता बन चुके हैं जो कि अपनी बेटियों को कहते हैं कि उन्हें उनके हस्बैंड्स को जो है वो गिफ्ट कर दिया गया है और अब वो अपने पति के घर को ही बिलोंग करती है, उसके पति का घर ही जो है वो उसका घर है। इस तरीके की जो एडवाइस है वो एक पिता अपने बेटी को देता है इस सोच के चलते। दिस इज द रिजल्ट ऑफ आर एसोसिएशन विद संस्कृत, और ये एक तरीके से हमारी संस्कृत के प्रति जो हम एसोसिएटेड है, संस्कृत से जो हम जुड़े हुए हैं, उसका ही नतीजा है, ऐसा पेरेर कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे शादी करते टाइम इसको क्या कहा जा रहा है कि हम तुमको एक तरीके से गिफ्ट कर रहे हैं तुम्हारे पति को, कि हमने तुम्हारा दान दे दिया है। अब इस वजह से क्या होता है कि औरत कोई चीज थोड़ी है जिसे तुम दान दे दोगे, बट क्योंकि ये सिस्टम चला आ रहा है कि उसकी वजह से क्या होगा कि एक आदमी जो है वो औरत को अपने मतलब एक सामान की तरह समझेगा, उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाएगा, अपनी ओनरशिप दिखाएगा कि तुम मेरी जो है हर बात मानोगे तुम, मतलब फिर औरत जो है वो आदमी के हिसाब से ही चलती है। इस तरीके से उसकी सिचुएशन हो जाती है, वो चाहकर भी आवाज़ नहीं उठा पाती, ऐसी उसकी सिचुएशन उसके इन-लॉज़ में हो जाती है, जो इन-लॉज़ का हाउस होता है। क्योंकि उसके घरवालों ने तो उसे ऐसा कह दिया कि अब तुम हमारी जो है अमानत नहीं हो, अब तुम्हें किसी और के घर की बेटी हो, तुम मतलब हमने तुम्हें दान दे दिया। मतलब वो एक तरीके से कहते हैं हम अपनी सभी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं तुम्हारे प्रति। और इस तरह की सिचुएशन जो है वो हमें देखने मिलती है। और पेरियार ने इस चीज़ का जो है वो बढ़-चढ़ कर विरोध किया, कास्ट सिस्टम है उसका विरोध किया, आदमी की जो डोमिनेशन है औरत के ऊपर, उसका भी विरोध किया उन्होंने।